हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे, जिसमें हम लोग फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है कोस्टल प्लेन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको मैप में बता देती हूँ कि कोस्टल प्लेन कौन सी जगह है, कहाँ पर है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन से कंफ्यूज मत होइएगा, वो नॉर्थ वाले गैंगेटिक प्लेन ये सब जो है ये अलग है। कोस्टल प्लेन वाला एरिया कोस्टल लाइन की साइड है, यानी ओशियन के बीच, ओशियन के नियर बाय जो एरिया है ये कोस्टल लाइन्स है या कोस्टल प्लेन भी कह सकते हैं। जो वेस्ट की तरफ है ये वेस्टर्न एरिया है, यानी वेस्टर्न कोस्टल लाइन, और ये ईस्टर्न लाइन है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडिया है उसमें जो स्लोप है वो कैसी है, इधर ईस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ स्लोप बनी हुई है, यानी जितनी भी रिवर्स हैं वो किधर फ्लो करती हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। याद है ना आपको, मैंने बताया था ईस्ट की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं या वेस्ट कोस्टल लाइन है ये एलिवेटेड लैंड है, इधर के जो माउंटेन्स हैं ये सब हाइट पर है, मतलब इनकी हाइट अच्छी है, इसीलिए रिवर्स का ज़्यादातर, चाहे वो कृष्णा हो, कावेरी हो, है ना, ये जितनी भी महानदी, ये रिवर्स हैं ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं जाकर। और ये वाला जो लैंड है वेस्ट की तरफ ये एलिवेटेड है, ऊंचा बना हुआ है, इसलिए बहुत ही कम रिवर्स है जो इधर की तरफ फ्लो करती हैं। जैसे नर्मदा रिवर है, वो अलग रीज़न है कि नर्मदा इधर की तरफ ही क्यों आती है, वो मैं आगे बताऊंगी, बट ज़्यादातर रिवर्स की स्लोप इधर है। अब आपको लगेगा कि मैं ये बात यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, तो ये जब आगे आप टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आप इससे कनेक्शन कर पाएंगे कि रिवर्स का फ्लो ईस्ट की तरफ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, फिर वापस से मैप पर आकर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है। ओके, तो हमारा टॉपिक था कोस्टल प्लेन। तो पढ़ते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए मैंने ये आपको बता दिया ना, वेस्ट की साइड है तो वेस्टर्न हो गया और ईस्ट की साइड हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, ये मैंने आपको। आगे क्या है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन। इट इज बिलीव दैट द सिटी ऑफ द्वारका विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडियन मेन लैंड सिचुएटेड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट इज सबमर्ज अंडर वाटर। बिकॉज ऑफ दिस सबमर्जेंस इट इज अ नैरो बेल्ट। अच्छा, अब देखिए पहले मैप पे ही देख लीजिए, वापस मैप पर आते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो वेस्ट वाली लाइन है ये ज़्यादा एरिया सबमर्ज्ड है। मतलब ये समझ लीजिए अगर ऐसे बना हुआ है इंडिया, तो ये ऐसे, वन सेकेंड, ये देखिए ऐसे डेप्थ है, ठीक है, ये हाइट। यानी कि हमने जब ये पढ़ा कि वेस्ट वाला एरिया एलिवेटेड है, यहाँ की लैंड ऊंची है, तो ये जो पानी में एरिया है ना ये बहुत ज़्यादा सबमर्ज्ड है। इधर वाला जो वेस्ट वाला एरिया है ये काफ़ी हाइट तक पानी में डूबा हुआ है। इसका क्या मीन्स है, इसका मीन्स है जो अरेबियन सी है हमारा वो पूरा कोस्टल लाइन तक डेप्थ ज़्यादा है, यानी इस साइड का पानी ज़्यादा डीप है, यहाँ पर डूबने के चांसेस हैं अगर आप स्विम करते हैं तो। वो तो खैर अलग रीज़न है, वो मैं कुछ और बता रही थी। तो ये जो एरिया है वेस्ट वाला ये ज़्यादा सबमर्ज्ड है, ठीक है। अब ये आपको लगेगा ये क्यों सबमर्ज ज़्यादा है, ईस्ट में क्यों कम स्लोप है, तो देखिए इसका ही रीज़न आगे वाला है। मैंने पहले क्या बोला आपको, मैंने बोला कि जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ, ओके। जब रिवर्स सारी, ज़्यादातर सारी रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी तो वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाएंगी। जो सेडिमेंट्स वो लोग लाएंगी वो बे ऑफ बंगाल से पहले कहीं कहीं पर सेटल डाउन करेंगी, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि क्या होगा, ईस्ट की तरफ जितनी भी रिवर्स आएंगी वो यहाँ पर अपने अपने सेडिमेंट्स को लीव करेंगी, इसलिए जो डेप्थ है यहाँ पर, जो गहराई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स ही सेडिमेंट करके उनकी हाइट बढ़ाई दे रही हैं और डेप्थ कम हो गई। यानी कि यहाँ पर अगर हम कोई स्विम करेगा तो शायद यहाँ पर उसको डेप्थ
मिलेगी, गहराई यहाँ पर होगी। लेकिन ईस्ट में क्या होगा, यहाँ तो रिवर्स ज़्यादा आती नहीं है। जब रिवर्स नहीं आती है तो उनके सेडिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब पूरा यहाँ तक बिल्कुल कोस्टल लाइन तक गहराई है, यहीं पे डीपेस्ट पॉइंट आपको इनके मिल जाएंगे। समझ आया क्या रीज़न था? क्योंकि जो वेस्ट वाली लाइन थी यानी वेस्टर्न एरिया था वो एलिवेटेड था, जिस वजह से यहाँ पर रिवर्स का फ्लो नहीं था। जब रिवर्स का फ्लो नहीं था तो ऑफ कोर्स अरेबियन सी की जो डेप्थ होगी वो कोस्टल लाइन के नियर बाय ही बहुत ज़्यादा होगी। डीप पॉइंट यहीं पर आपको मिल जाएंगे। और ईस्ट में क्या है, रिवर्स का जो फ्लो है वो सब ईस्ट की तरफ है, इस वजह से सेडिमेंट्स यहाँ पर कलेक्ट होते हैं और बहुत दूर पर डीपेस्ट पॉइंट आपको कहीं मिलता है, यहाँ पर कहीं नहीं। ठीक है, तो अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, क्या रिजल्ट होगा, क्या बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होंगे ऐसा होने से। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई ना आप लोगों को? तो कोस्टल प्लेन के लिए देखिए यही लिखा हुआ है। और पहले ना द्वारका सिटी जो थी वो भी डूब क्यों गई, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डेप्थ है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो डेप्थ की वजह से वो डूब गई। यही पहले इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि ज़्यादा एरिया सबमर्ज है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वहाँ पर गहराई ज़्यादा है। अब इस वजह से होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। इस वजह से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, हार्बर्स, कांडला, मजागांव और मारमागांव, मैंगलोर, कोचीन, ईटीसी, ये सब पोर्ट्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स की तरफ बने हुए हैं। अच्छा देखिए, जब वेस्ट की तरफ बिल्कुल हमारी बॉर्डर लाइन तक हमें डेप्थ मिलेगी तो जो सी होंगे वो क्या होंगे, वो पूरे हमारी कोस्टल लाइन तक आ पाएंगे, हम अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। भाई ये हमारी लाइन है और यहाँ तक बिल्कुल अगर पहुँच रहे हैं सारे शिप वगैरह तो हम अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। तो जितनी भी वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे मैंगलोर, कोचीन, कांडला, ये सब पोर्ट्स हैं। और जिस वजह से ये वाला जो एरिया है कर्नाटका महाराष्ट्र की कोस्टल लाइन, ये अच्छे से बिजनेस करते हैं और इकोनॉमी को बूम कराते हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए जो पूरी वेस्टर्न लाइन है ना, पूरी वेस्टर्न कोस्टल लाइन, इनके कुछ डिविजन्स हैं। तो वो क्या क्या लिखे हैं, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ टू द केरला कोस्ट इन द साउथ। अब पूरा गुजरात से केरला तक पूरी वेस्टर्न कोस्टल लाइन है। अब इसके डिविजन्स के बारे में क्या है, द कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट इन गुजरात, यानी गुजरात का जो एरिया है, जो ऐसे करके गुजरात है, इस वाले जो एरिया है कोस्ट वाला उसको बोला जाता है कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट। कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, उसी आगे जब जाएंगे वही कोस्टल लाइन का नाम कोंकण कोस्ट हो जाएगा महाराष्ट्र में। गोवान कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट इन कर्नाटका। गोवान कोस्ट यानी गोवा और कर्नाटका वाले जो कोस्टल लाइन है उसे गोवान कोस्ट कहते हैं और मालाबार कोस्ट कहते हैं केरला के कोस्ट को। ठीक है, यानी 4 डिविजन्स कर दिए इन्होंने। पहले हो गया कच्छ या काठियावाड़, फिर हो गया कोंकण वाला, फिर गोवान वाला और लास्ट में फिर हो गया मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो ये कोस्टल लाइन सारी बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है और सी पूरा डेप्थ की वजह से शिप पूरे हम लोगों के कोस्टल लाइन तक पहुंच जाते हैं, जिस वजह से बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स बन जाते हैं और बिजनेस होता है। इसीलिए महाराष्ट्र को इकोनॉमिक कैपिटल भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, The western coastal plains are narrow in middle and get broader towards north and south. जो western coastal plain है ये नॉर्थ की तरफ जो है वो ब्रॉडर है और नैरो है मिडिल में और ब्रॉडर है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। अब जब रिवर फ्लो ही नहीं कर रही, उन्हें हाइट मिल रही है, या आप खुद बताओ भाई, वेस्ट की तरफ हमारी हाइट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट सब ऊंचे हैं, जब ऊंचे हैं तो रिवर्स ही नहीं आ रही, और जो आएंगी भी वो घाट कहाँ पर बनते हैं, डेल्टा कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर प्लेन एरिया होता है। रिवर फ्लो करके आ रही है, फिर उसको प्लेन
एरिया मिल रहा है तो फिर ये डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी ना। यहाँ पर तो एलिवेटेड लैंड ही है बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर वो अरेबियन सी से मिलने वाली हैं, तो यहाँ की रिवर्स जो भी आती हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। द मालाबार कोस्ट, बताइए मालाबार कोस्ट कौन सा था? केरला वाला। मालाबार कोस्ट हैज़ गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स, बैक वाटर्स, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है, जब इसमें क्या किया जाता है, जो मेन ओशियन से पानी आ रहा है तो कुछ अलग करके, यानी देख लिया जाता है कि यहाँ तक की अगर वेव्स आ रही हैं तो कुछ पोर्शन इतना कट करके वो कयाल्स बना दिए जाते हैं जिसे बैक वाटर कहते हैं, विच आर यूज फॉर फिशिंग, इनलैंड वेजिटेशन एंड ऑल्सो ड्यू टू इट्स स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। एवरी ईयर फेमस नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली बोट रेस इज हेल्ड इन पुन्नमादा कयाल इन केरला। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा मैप में दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए, अब आपको लगेगा कयाल्स क्या है। कयाल एक बैक वाटर है, जैसे हमने भी बताया ना आपको कि ये सब डीप है ना, ये बहुत डीप पॉइंट है। तो केरला में क्या किया जाता है, इतना पोर्शन डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ डीपेस्ट बिल्कुल ना हो तो इतना अलग है, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए एक टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए, और यहीं पर बोट रेस आपने देखी होगी, बड़ी सी नाव में रेसिंग करते हैं ना, तो टूरिस्ट आते हैं, उसमें पार्ट लेते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। तो ये अलग से, ये पूरा अगर आप सोचिए पूरा ही यूज़ करेंगे तो फिर थोड़ी नहीं हो सकता है, कुछ वो हो जाए, कभी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो कुछ कट कर दिया जाता है पोर्शन, जिसे बोला जाता है कयाल्स, की इतने एरिया में हम लोग यहाँ पर अपने टूरिस्ट को बुलाएंगे और अच्छा बनाएंगे, जिस वजह से और चीज़ें भी, मतलब इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इसे ही बोला जाता है कयाल्स, ठीक है। यहाँ पर जब अच्छा पॉइंट है, मतलब अच्छी डीप है, पानी आ रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं। ईस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतना समझ आया आपको? अब हम लोग ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, ज़्यादा नहीं दिया हुआ है ईस्ट के बारे में, फिर भी देखते हैं क्या। एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमर्जेंट कोस्ट। ये इमर्जेंट कोस्ट है क्योंकि भाई सबमर्ज नहीं है, डीप नहीं है। देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज हेयर, यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं तो डेल्टाज का भी फॉर्मेशन होता है। फॉर्म बाय रिवर्स फ्लोइंग ईस्टवर्ड टू द बे ऑफ बंगाल। दीज इंक्लूड डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मैंने बताया ना, जितनी रिवर्स हैं वो सब ईस्ट की तरफ जाएंगी। यहाँ पर स्लोप है और यहाँ पर ज़्यादा माउंटेन्स की हाइट नहीं है, तो फिर इन्हें लैंड मिल जाती है और डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं ये। Because of its emergent nature, it has less number of ports and harbor. अब देखिए ये पूरा शिप यहाँ तक कैसे आएगा, बाउंड्री तक जो ईस्टर्न लाइन है वहाँ तक शिप आ ही नहीं पाते क्योंकि डेप्थ ही नहीं है, वो यहीं तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो इस वजह से बहुत कम पोर्ट्स एंड हार्बर्स ईस्ट में बने हुए हैं। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड up to 500 kilometer into the sea, which makes it difficult for the development of good ports and harbor. अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, समझ लीजिए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, जैसे ये ईस्टर्न लाइन है, रिवर्स का फ्लो यहाँ पर हो रहा है, तो वो अपने सेडिमेंट्स को सेटल डाउन करते 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 फिर आगे बढ़ती है। तो ये पूरा शेल्फ बन जाता है, इसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसी की वजह से डेप्थ नहीं है, यहाँ पर लैंड है, मतलब पानी है लेकिन बहुत कम हाइट पर ही आपको लैंड मिल जाएगी, डेप्थ ही नहीं है बिल्कुल ईस्ट में, इसी को बोलते हैं। और ये 500 किलोमीटर्स तक ऐसा है, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे पोर्ट्स एंड हार्बर बहुत दूर बन सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल नहीं होंगे किसी भी बिजनेस के लिए। हम यहाँ तक हमारा शिप पहुँचा, हम यहाँ कैसे लेकर आएंगे, है ना, समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया हम लोगों का कोस्टल प्लेन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दो लोग उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि हाँ वेस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न कोस्टल लाइन है, बट आपको अच्छे से समझना चाहिए कि हाइट कहाँ पर है, कहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।